किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर विशेषज्ञ मेहमानों से करते हैं हम विस्तार से चर्चा, ताकि उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके। जिन जानकारियों के आधार पर आप अगर खेती करते हैं या खेती के तौर तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और जाहिर तौर पर आपके मुनाफे में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे ही कुछ खास विषय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषयों पर। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, वो हैं बेलदार सब्जियों की खेती और साथ ही हाईटेक मशीनरी का कृषि में उपयोग। जी हाँ, तो खास विषय हैं जिन पर आज बातचीत की जाएगी। इन विषयों के बारे में जानकारी के लिए आप भी हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता दें जिसके जरिए आप अपना सवाल भेज सकते हैं हमें 8800520717। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ईमेल के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजते हैं तो साथ ही अपना नाम और स्थान लिखना न भूलें। बहरहाल हमारे सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू, आप विभागाध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश कुमार, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में और हाईटेक मशीनरी के बारे में जानते हैं। तो कृषि में उत्पादन और उत्पादकता इसको बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं ये मशीनरी। तो आज हमारे देश में अगर मशीनरी कितनी हो पाई है, अगर आज की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहें तो बताएं कि किस पैमाने पर अभी जो है कृषि यंत्रों का इस्तेमाल होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है मैडम। मैं आपको एक चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ जी। जैसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्टर। नेट एक्सपोर्टर का मतलब यही होता है जो आयात से निर्यात आपका कम है, निर्यात जो है आयात से कम है। ठीक। तो अभी जैसे हमारे एग्रीकल्चरल मशीन जो कृषि मशीनरी में आपकी निर्यात ज़्यादा हो रहा है, आयात हम कम कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कृषि मशीनरी का उपयोग कहाँ तक पहुँचा है जी। और अगर हम ये माने विश्व में हम ट्रैक्टर प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन में नंबर 1 है जी। हमारे देश में लगभग 10 लाख ट्रैक्टर प्रोड्यूस होती है सालाना। और हम सिर्फ अपना ही गुजारा नहीं करते हैं, हम दूसरे देश को भी उसका एक्सपोर्ट करते हैं जी। जिसके बदले में जो हमारे मैकेनाइजेशन का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जी। और एक लक्ष्य रखा गया है। अभी जैसे मैकेनाइजेशन का जो स्तर है हम अगर प्रतिशत के हिसाब से लेंगे 47% है जी। और अमृत काल के समय जैसे 2047 तक हम 75% मैकेनाइजेशन के स्तर तक पहुंचाने के लिए एक कोशिश जारी है। और उसी में अगर आपकी मशीनरी का उपयोग नहीं होगी तो मैकेनाइजेशन का स्तर इतना तक आगे नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो बड़ा लक्ष्य है, लेकिन संभव है इस लक्ष्य को पाना, और क्यों ये इस लक्ष्य को रखना जरूरी है, किसानों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि में आधुनिक यंत्रों के उपयोग का चलन काफी बढ़ गया है।
खेती में मशीनरी के इस्तेमाल से न केवल किसानों का काम आसान होता है, बल्कि समय की भी बचत होती है। इस समय ऐसी कई मशीनें खेती किसानी के लिए उपलब्ध हैं। धान से खरपतवार निकालने के लिए कोनो वीडर, फिंगर वीडर और स्टार वीडर उपयोग किया जा सकता है। मक्का में कृषि कार्यों के लिए डेस्कर शेलर, कपास से खरपतवार निकालने के लिए स्वीप कल्टीवेटर और रोटरी वीडर मौजूद हैं। कीट पतंगों या बीमारी लगने पर अक्सर दवा छिड़कने की सलाह दी जाती है। इसके लिए हाथ से चलने वाली मशीन तो है ही, बैटरी से चलने वाली स्प्रे मशीनें भी उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, खेती में महिलाओं के योगदान को देखते हुए महिलाओं के लिए भी ऐसे यंत्र बनाए गए हैं जिन्हें महिलाएं आसानी से उपयोग कर लेती हैं, जैसे नवीन हंसिया। नवीन हंसिया का उपयोग करने में श्रम कम लगता है और इसका काटने वाला सिरा लंबे समय तक धारदार बना रहता है, जिससे इसमें बार बार धार लगाने की जरूरत नहीं होती। ये नवीन हंसिया लकड़ी के विशेष हाथ पकड़ने वाले हैंडल से बना होता है, जो कि कटाई की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसका ब्लेड 12 मिलीमीटर चौड़ी दांतेदार कार्बन स्टील से बना है। ये हंसिया चावल, गेहूं, घास और हाथ से पकड़े जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा सब्जी रोपाई यंत्र का उपयोग भी महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। अब तो ड्रोन का भी खेती में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ड्रोन एक मानव रहित विमान है। ड्रोन को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी ये उड़ान भर सकता है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ कुछ मिनटों में ही कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकता है। जहाँ तो रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि किस तरह से अलग अलग कृषि कार्यों के लिए कई तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। इस विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए बेलदार जो सब्जियां हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम आ चुका है बेल वाली सब्जियों का, तो इस समय कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं और उन्हें अच्छा लाभ हो सकता है? जी, भारतवर्ष में जो बेलदार सब्जियां हैं, जिसको हम कद्दूवर्गीय सब्जियां ही बोलते हैं, वो मुख्य रूप से जो है गर्मियों की सब्जियां कही जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो सब्जियां लगाई जाती है, जैसे लौकी है, तोरी है, घिया है, पेठा है, करेला है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज, खरबूज है। ये बहुत सारी सब्जियां हैं जो बेल वाली सब्जियां जो इसी मौसम में लगाई जाती है। और ये जो है बहुत ही देश के सभी हिस्सों में लगाई जाती है। और यह मुख्य रूप से जो है एक तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ अगर हम इसको बेमौसम में करते हैं तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो इनकी खेती के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी उपज मिले, इसके बारे में जानेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बेलदार सब्जियों में लौकी, तोरई, करेला, ककड़ी और खीरा आते हैं। बेलदार सब्जियां मुख्य रूप से गर्मी नहीं सहन कर सकती, इसलिए इन्हें जायद ऋतु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इनकी खेती मुख्य रूप से अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में ही की जा सकती है। ये सब्जियां सूरज की रोशनी और तापमान के उतार चढ़ाव से काफी प्रभावित होती हैं। रोशनी और गर्मी की अधिकता और लंबे प्रकाश काल में मादा फूलों की अपेक्षा नर फूल अधिक बने रहते हैं, जिससे पैदावार काफी कम हो जाती है। इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। इन सब्जियों के लिए दोमट या बलुई दोमट मृदा सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसमें अधिक जैविक पदार्थ और अच्छे जल निकास वाली भूमि की जरूरत होती है। खेती की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और उसके बाद 2 से 3 जुताई सामान्य कर सकते हैं। खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा और खेत को समतल बना लेना चाहिए। बीज की बुआई के लिए जरूरत के हिसाब से नालियां बना लें। बता दें कि जायद ऋतु में उगाने के लिए बेलदार फसलों को जनवरी से मार्च तक बोया जाता है, लेकिन बीजों की सीधे खेत में बुआई फरवरी से मार्च में की जाती है। खाद और उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के अनुसार करना चाहिए।
जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ आपको मिली। आइए अब हाईटेक मशीनरियों के इस्तेमाल के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहू, इन दिनों प्रिसीजन फार्मिंग, परिशुद्ध खेती की बात कही जाती है ताकि अच्छी उपज तो मिले ही, साथ ही जो संसाधन हैं उनका समुचित इस्तेमाल भी हो। प्रिसीजन फार्मिंग में इन हाईटेक मशीनरियों का क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है? प्रिसिशन मशीनरी के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो मशीनरी की भी उपयोगिता ये सबको पता है जी। आजकल की खेती बिना मशीनरी से करना असंभव सा लगता है, क्योंकि वो ज़माना और नहीं रहा जो किसान बैल के पीछे भाग के या अपने हाथ से काम करके जी कृषि को एक साधन माना जा सकता है, इनकम का एक सोर्स माना जा सकता है। बिल्कुल। और कोई भी नवयुवक जो हैं वो चाहते हैं कुछ मशीनरी मिले। ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके हल करना जितना आनंद देता है, आपके बैल के पीछे भागना इतना मज़ा नहीं आता जी। और कृषि कार्य को सरल करने के लिए, सुगम करने के लिए और कष्ट कम करने के लिए मशीनरी का उपयोगिता तो है। और रही जब परिशुद्ध खेती की हम बात करते हैं, परिशुद्ध खेती का मतलब यही होता है आपकी जितने मात्रा में ज़रूरत है इतने मात्रा में आपको देना है। जैसे अगर हम ज़्यादा उर्वरक की इस्तेमाल करते हैं, वो उर्वरक जो है आपकी पौधे के लिए जितना लाभकारी नहीं होता है, वो आपकी वायु हो, मृदा हो, जल हो, इसको जो है दूषित करता है जी। तो परिशुद्ध खेती उसी से ही आता है। प्रिसीजन फार्मिंग की जो हम बात करते हैं, प्रिसाइज मतलब जितना ज़रूरत है इतना ही देना है जी। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ मशीन के जरिए ये काम कर सकते हैं। आदमी चाहे तो खुद भी कर सकता है, पर ये क्या संभव है हर पौधे को देख करके उसको जितना ज़रूरत है इतना देना? ये संभव नहीं है। और मशीन से जितना प्रिसाइज तरीके से इनपुट दे सकते हैं वो इंसान इतना नहीं कर सकता। बिल्कुल। और कई सारे प्रिसीजन मशीनरी की उपलब्धता है, आजकल किसान भाई भी उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने रिपोर्ट में देखा होगा जो ड्रोन के बारे में जी। ये जो ड्रोन की आपने तस्वीर देखे हैं, ये पूसा संस्थान में जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने वहाँ पर ये उद्घाटन किए थे ये सत्र, और वहाँ एक नाम दिया गया था ड्रोन नमो दीदी जी। और ये जो ड्रोन नमो दीदी की जो ये दिया गया था, उनको पूछे थे प्रधानमंत्री जी ने, उनको पूछे थे आपको पायलट बनना अच्छा लगता है या ड्रोन नमो दीदी कहना अच्छा लगता है? तो वहाँ जो महिलाएं थे उनको यही लगता था नहीं, ड्रोन नमो दीदी तो हमें ये अच्छा लगता है। और उसके जरिए सिर्फ इतना नहीं है, हम जो इनपुट की बचत कर रहे हैं उसका यूज एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं। यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ साथ भी आपकी इनकम का जो जरिया है उसको आगे तक करते हैं। बिल्कुल। आज डॉक्टर साहू, जब आप बता रहे थे तो वाकई ये बात ध्यान में आती है कि जब हम लोग पहले किसान की बात करते थे तो हल बैल लिए हुए पसीने से तरबतर किसान की छवि उभरते थे, लेकिन अब वो ट्रैक्टर पर बैठा हुआ या फिर इस तरह की किसी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए किसानों की छवि सामने आ रही है। तो वक्त बदल रहा है और किसान भी बदल रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं। इस पर बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी मेरे दो सवाल है मैम। पहला सवाल ये था कि करेले की फसल लगाना चाहते हैं तो क्या अभी लेट तो नहीं हो जाएगी फसल जायद में अगर लगाना चाहें जी तो? कौन सी फसल लेना चाहते हैं? करेला के बारे में। ठीक है। और दूसरा सवाल मैम ये था कि प्याज और लहसुन की कटाई छटाई के लिए काफी लेबर की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या इसके लिए कोई अभी तक कोई मशीन उपलब्ध हुई है कि जिससे ये समस्या दूर हो सके, प्याज और लहसुन की खुदाई और कटाई छटाई के लिए? ठीक है, आपके दोनों सवालों के जवाब यहाँ पर लेते हैं। पहले डॉक्टर राकेश, आप बताना चाहेंगे? जी, अभी आप जो भी फसल आपकी सरसों की कट गई हो और उसमें आप इस समय, क्योंकि हमने जो सही समय होता है फरवरी मार्च का ही होता है, तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो आप जो भी कद्दू वर्गीय बेलदार सब्जियां हैं, जैसे करेला ही नहीं, आप घिया तोरी को भी आसानी से लगा सकते हैं। तो आप जो भी आपके यहाँ, क्योंकि सब्जियों में खास कर क्या होता है कि हर क्षेत्र के अनुसार से तापमान के आधार पर अलग अलग प्रजातियां निकाली गई है जी। तो आपका जो मध्य प्रदेश या भोपाल की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो भी नज़दीक में संस्थान है,
जैसे आप केवीके से तो जरूर संपर्क करें, क्योंकि हर जिले में केवीके है जी। तो आपके यहाँ जो भी प्रजाति सिफारिश की जाती है आप उसका चुनाव करके और आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल। आइए विपिन जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर साहू बताइए, प्याज और लहसुन जो है उसकी खुदाई और कटाई छटाई के लिए जानना चाहते हैं कि किस तरह के यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है राकेश जी। उसमें यही था जो आप कह रहे हैं, खुदाई वगैरह के लिए, उसके लिए हार्वेस्टर बनी हुई है जी। वो ट्रैक्टर से चालित हैं और उसमें क्या होता है, आपकी खुदाई कर देता है और साथ साथ उसमें जो मिट्टी फिट वगैरह लगा रहता है वो भी झाड़ देता है, झाड़ के पीछे इकट्ठा कर लेता है जी। पर उसके बाद भी एक प्याज की जो पत्ती है उसको काटने की आवश्यकता है और उसको हम डीटॉपिंग कहते हैं। तो प्याज पत्ती काटने के लिए डीटॉपर भी बना हुआ है और उसको इस्तेमाल करके आपके प्याज की पत्ती काट के उसको भंडारण के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। इसी तरह से कार्यक्रम के दौरान हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम खेती में हाईटेक मशीनरियों के इस्तेमाल के बारे में और बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। डॉक्टर राकेश यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बेल वाली सब्जियां हैं, इनकी खेती अगर किसान करना चाहते हैं तो बीज अच्छा होना बेहद ही जरूरी है, तभी जाहिर तौर पर अच्छी उपज मिल पाएगी। कहां से बीज ले सकते हैं किसान? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर किसान बंधु क्या करते हैं कि जो पास में कोई भी बाजार होता है वहाँ से कहीं से भी बीज ले लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज की खेती जो है परंपरागत तरीके की खेती नहीं रह गई है कि जो पहले गांव में बीज बना लेते थे उसको लगा के हम कर लेते थे जी। क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि छोटे से क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हमें प्रजातियों का चयन करना बहुत जरूरी है। ठीक। और ये सुनिश्चित करने के लिए जो भी आपका विश्वसनीय संस्था है, जो रजिस्टर्ड संस्था है, आप बाहर बाजार से भी लेते हैं तो वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वहाँ से बीज ले सकते हैं। और बीज लेते समय ये सुनिश्चित जरूर करें कि जो भी बीज ले रहे हैं उस संस्था से आपने एक रसीद भी लेनी है, जिसमें उस पर प्रॉपर वे में लिखा होता है कि इतने तारीख को हम इसकी टेस्टिंग हुई है, पैकिंग हुई है, उसमें लॉट नंबर होते हैं। क्योंकि हमने जब हम पहले लगाते थे तो जो भी प्रजातियां होती थी, कभी कभी क्या होता है बीज लगाने के बाद जर्मिनेशन भी नहीं होता था जी, और उसका कोई खमियाजा किसान का कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक। तो ये किसान बंधु को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने जो बीज चुनाव करना है, एक तो पहले प्रमाणित स्रोत ले और आपके पास जो भी संस्था है, कृषि संस्थाएं हैं, केवीके है और निजी संस्थाएं भी है जो सब्जियों में बहुत आगे बढ़ चुके, तो उसकी रसीद भी उनके पास होनी चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। लाखन जी राजगढ़ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लाखन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी लाखन जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। हाँ, टीवी की आवाज बंद है सर। ठीक है ठीक है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, करेले और गिलकी के बारे में जानना है मुझे। जी
करेले की खेती करना चाहते हैं, कोई खास सवाल? जी सर, करेले और गिलकी की जुताई को होती है नहीं होती? जी डॉक्टर राकेश, अगर आप सवाल समझ पाए। जहाँ तक आपकी सवाल थी करेले की हम कैसे खेती कर सकते हैं, तो ये सबसे पहले कि हमने जब करेले की खेती करने के लिए, जैसा अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, कि सबसे पहले आप जो खेत की तैयारी है उसको अच्छी तरीके से करें, अच्छी तरह से जुताई करके, और जो उसकी सिफारिश से डिस्टेंस है, हम जो एक नाली से दूसरी नाली के जो बीच की दूरी रखते हैं 3 से 4 मीटर का रखते हैं, और उसमें आपने नाली के अंदर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप करेले की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बेशक आपने ध्यान रखना कि हमें प्रजाति का अच्छा चयन करना है अपने क्षेत्र के हिसाब से, जो वहाँ अच्छी उत्पादन दे रही हो। हमने और एक और जरूरी बात कि जो भी हम बीज ले आते हैं उसकी उपचार आवश्यक है, क्योंकि अगर हम बीज का उपचार नहीं करते तो आपका भविष्य में जाके बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फफूंदजनक बीमारियां हैं जो लगती है जी। तो आपने बीज बुआई से पूर्व उसकी उपचारित करना जरूरी है, साथ ही साथ भूमि का भी उपचार करना है। तो उसके लिए आपने ट्राइकोडर्मा विरिडी का 15 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अगर भूमि का उपचार कर रहे हैं, अगर बीज का उपचार कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित करके बोएं। साथ ही साथ आप छोटे अवस्था में, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो इसमें रेड बीटल का बहुत ज़्यादा इसमें जो लाडली कीड़ा होता है उसका ज़्यादा प्रकोप होता है, तो आपने निगरानी करते रहना है, और उस समय जो भी आपको लगे तो आप संपर्क करके वहाँ से आप जो भी दवाएं लिखी जाती है उसका स्प्रे जरूर करते रहें। बिल्कुल। तो लाखन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहू, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे आज की तारीख में खेती की जो स्थिति है, जो जोत है वो बहुत छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में धारणा है कि अब बड़े जो मशीन है उनका इस्तेमाल कैसे करें, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे अभी प्रिसीशन मशीनरी की बात हो रही थी, प्रिसीशन मशीनरी जब हम जितना मीठा डालेंगे, गुड़ डालेंगे, इतना खीर मीठा होगी जी। तो हम अगर खेती प्रिसीशन तरीके से करना चाहेंगे और मशीन, बड़े मशीन इस्तेमाल करेंगे तो पैसा तो ज़्यादा लगता है। बिल्कुल। पर छोटे किसान जो है, जिनकी थोड़ा सा वो बड़े मशीन खरीदने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है, पर वो क्या कर सकते हैं, जो आपकी कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए उस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल भी भारत सरकार के तरफ से कस्टम हायरिंग सेंटर्स कई सारे खोल दिया गया है। अगर कोई युवा पीढ़ी वहाँ एफपीओ वगैरह बना के, ये बना के वहाँ भी रख सकते हैं, जो कॉस्टली मशीनरी वगैरह, हाईटेक मशीनरी वगैरह वो रख सकते हैं और खुद इस्तेमाल करें, साथ ही किसान भाइयों को भी इस्तेमाल करने दें, जिसमें उनका भी कुछ कमाई भी हो जाएगी। तो आपकी जो छोटे किसान, छोटे जोत, इसको कोई रुकावट नहीं है अभी बड़े मशीन इस्तेमाल करने के लिए। और एक उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी जो कंबाइन हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर जो धान और गेहूं कटाई के लिए इस्तेमाल होती है, एक हरियाणा में एक गांव है, वो गांव छोटा होने के बावजूद भी वहाँ 200 के करीब कंबाइन है। अच्छा। वहाँ से कंबाइन, एक कंबाइन के साथ 4 लोग चलते हैं और हरियाणा से शुरू करके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा। तो ये जो है ये कस्टम हायरिंग का एक मॉडल है। ठीक। तो इस तरीके से किसान भाई उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये कभी मत सोचिएगा बड़े मशीन जो है हम खरीद नहीं पाएंगे तो इस्तेमाल नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है उनका विकल्प आपके पास आज की तारीख में है। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। रुपेश जी पटना बिहार से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो रुपेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो रुपेश जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। हाँ मैडम, जी जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बात करें। यस मैडम। हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मुझे कद्दू की खेती करनी है, उसके लिए कौन सा बीज अच्छा रहेगा? ठीक है, डॉक्टर राकेश बताएं। जी, ये जो अभी आप कद्दू की बीज लगाना चाह रहे हैं तो पूसा का भी वैरायटी है, पूसा विश्वास करके बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा अन्य प्रजाति जो बिहार में भी समस्तीपुर है आपका, वहाँ से आप संपर्क करके उनकी प्रजाति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साबौर है, कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में,
तो उनकी प्रजातियां भी है, वहाँ से आप संपर्क करके ले लिए, क्योंकि पहले हमने भी चर्चा की थी कि बीज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जहाँ से बीज लें, एक विश्वसनीय संस्था से लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। रुपेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल आ रहे हैं, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है अवनी भुसारे जी ने भूसी महाराष्ट्र से। ये लिखती हैं कि हाईटेक मशीनरी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग क्या मिल सकती है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि कोई भी मशीनरी हाईटेक मशीनरी है, अगर उसके लिए ट्रेनिंग नहीं मिलेगा उसको चलाना इतना आसान नहीं है। जी जी। पर जो देखा गया है, जो मशीन बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स जो है, निर्माता जो है मशीन का, वो लोग जब मशीन बेचते हैं साथ साथ वो ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और ट्रेनिंग कराने से उसके अलावा भी कई सारे संस्थान हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, हम भी यहाँ पर कोई भी हाईटेक मशीनरी जो विकसित किया गया है उसको चलाने की हम भी ट्रेनिंग देते हैं। और कई जगह पर आपकी जो केवीके है, वो केवीके पूरे नेटवर्क फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में, और केवीके में भी वो लोग, आप अगर उनको अप्रोच करेंगे, उनके पास जाएंगे, ज़रूर वो उसमें आपकी मदद करेंगे और आपको सलाह देंगे नज़दीक कौन सी वाले ट्रेनिंग सेंटर में जा कर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ ज़रूर है, हाईटेक मशीनरी के इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग की तो ज़रूर आवश्यकता है। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी जी, नंदस्वरूप जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो हमारी लता वाली सब्जियां होती, बेलदार सब्जियां होती है, करेला है, कद्दू है, कुमड़ा है, लौकी है, तोरई है, तो ऐसी दशा में कौन सी सब्जी के लिए हमें कितना मचान अटान उटान बनाना चाहिए और किस दिशा में बनाना चाहिए जिससे हवा का भी प्रभाव हो और सूर्य की किरणों से अच्छे पड़ सकें, और किस अवस्था में हमें कितना पोषक तत्व देना है, पहला छिड़काव, दूसरा छिड़काव, तीसरा छिड़काव कैसे देना है हमें? ठीक, आइए जानते हैं। डॉक्टर राकेश बताएं। आपने जब हम बुआई करते हैं, पल खेत की तैयारी करते हैं, तो जो कोशिश करें कि जो नाली का डायरेक्शन हो वो हमारा उत्तर और ये पूरब और पश्चिम की दिशा में आप रखें, जिससे क्या होता है कि ज़्यादातर हवा जो है पूर्व दिशा से या पश्चिम दिशा से चलती है। तो आप इस अवस्था में अगर नाली का डायरेक्शन रखते हैं तो हवा ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाएगी। अगर साउथ है और नॉर्थ रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बेल जब हवा चलती है तो बेल पलटने के भी चांस रहते हैं। तो ये डायरेक्शन का आप ध्यान रखें कि पूरब और पश्चिम दिशा में ही आपका लंबाई में डायरेक्शन हो। साथ ही साथ जो मचान बनाने की हम बात करें तो मचान आप बहुत गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं रखेंगे। आप भी शेप में, जैसे बांस की आपने रिपोर्ट में भी देखा था कि उसमें जो मचान बांस की बनाई गई है वो भी शेप में बनाई गई है और ऊंचाई कम रखी गई है, क्योंकि उस गर्मी के सीजन में हवा तेज चलती है, तो इसका आपने ध्यान देना है। साथ ही साथ जो एक ध्यान देने की बात है, जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा था और किसान भाई को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन होते हैं, क्लाइमेट कंडीशन, जिसमें मेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं और ख़ासकर बेल वाली सब्जियों में ये प्रॉब्लम होती है। तो एक हार्मोन आता है इथेरेल, उसका अगर हम 1 ml इथेरेल का 1 ml 4 लीटर के हिसाब से अगर हम 2 पत्ती और 4 पत्ती अवस्था में स्प्रे करते हैं तो उसमें जो है मेल फ्लावर की संख्या कम होती है और फीमेल की ज़्यादा होती है। तो एक करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉपर वे में जैसे मौसम होता है, जैसे अभी गर्मी का मौसम आया तो ये ख्याल रखें कि नमी बराबर बना कर रखें, नहीं तो पॉलिनेशन में क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे कि फूल तो बनते हैं लेकिन फल उसमें नहीं हो पाते। तो आपने पानी प्रॉपर वे में देते रहना है। तो इन सारी चीज़ों को, और खासकर जो गर्मी के सीजन में है, कीट और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कभी बारिश हो जाती है और फिर अगले दिन बहुत तेज धूप निकलती है, तो उस अवस्था में फंगस का भी अटैक होता है। तो बीमारी और कीटों का भी ध्यान रखना है, और इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं, निश्चित तौर पर आप मचान पे अच्छा खेती करके फायदा कमा सकते हैं। बिल्कुल नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहू, आपसे जानना चाहेंगे कि हाईटेक मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में ड्रोन को लेकर उत्सुकता भी लोगों की बहुत ज़्यादा है, और अभी आपने नमो ड्रोन दीदी का जिक्र भी किया हमें। तो कोई अगर इस योजना से जुड़ना चाहती हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिला, तो उन्हें क्या करना होगा, किनसे संपर्क करना होगा? अभी जैसे नमो ड्रोन दीदी के लिए हर केवीके को तो एक ड्रोन जो है दे दिया गया है जी।
और ये भारत सरकार का भी प्रयास है, जैसे हर जगह पर, हर पंचायत में, हर गांव में ये ड्रोन पहुंचे। और रही ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए एक RPTO ट्रेनिंग कहा जाता है, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, और कई जगह पर ये ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है। और साथ साथ जो ड्रोन बेचते हैं वो संस्थान भी ड्रोन ट्रेनिंग देते हैं, और जो DGCA से भी अप्रूव होता है, क्योंकि ड्रोन को हम जैसे हवाई जहाज जैसे उसके लिए पायलट की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसे ड्रोन चलाने के लिए भी पायलट ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए एक सर्टिफिकेट होती है, DGCA से सर्टिफिकेट वो मिलता है। और ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कई जगह पर, कई जो आपकी क्या कहते हैं KVK में तो नहीं है, आपकी कई यूनिवर्सिटी में, जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ड्रोन ट्रेनिंग की, पायलट की ट्रेनिंग, जैसे बिहार की अगर हम बात करें, पूसा समस्तीपुर में ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग होती है, और यहाँ दिल्ली के पास में गुड़गांव में कई सारे ड्रोन कंपनियां हैं जो ड्रोन बनाते हैं, वो भी RPTO की ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद कोई ड्रोन खरीदना चाहे, उसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार से अप्रोच करे, क्योंकि ड्रोन को अभी तक ऐसे कोई नहीं कहा गया है इतना सब्सिडी दिया जाए, ये दिया जाए, तो उसके लिए अप्रोच करें, और अगर सब्सिडी मिल जाता है ड्रोन ले करके अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, और साथ साथ उसको कस्टम हायरिंग के जरिए भी वो कमाई कर सकते हैं। और ये चीज चल रहा है आपकी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ऐसे ड्रोन लोग खरीद करके बहुत सारे किसान हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं इस वक्त। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मुझे एक सवाल करना है, जैसे कड़वे करेले की खेती करना चाहते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश में उसकी खेती कैसे कर सकते हैं? ठीक है राकेश जी, आपका सवाल हमने ले लिया है, इसका जवाब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। DD किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक दर्शक राकेश जी ने सवाल पूछा था कि करेले की खेती वो शिमला हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कर सकते हैं। आइए इसका जवाब जानते हैं। तो डॉक्टर राकेश बताएं हमें, क्या ये संभव है? जी, ये आप हिमाचल में जो तापमान कम रहता है ज़्यादातर, और उसमें ये इसके लिए अपने पहले आपको प्रोटेक्टेड कंडीशन के स्ट्रक्चर्स में, जैसे हम रो टनल्स होते हैं, रो टनल्स में नालियाँ, जैसे हम नालियों में सोइंग करते हैं, जो मैदानी भागों में हम सोइंग करते हैं, तो क्योंकि यहाँ तापमान सही होता है तो ओपन कंडीशन में कर लेते हैं। लेकिन आप अपने यहाँ अपने छोटे, जैसे ज़मीन से 2 फीट ऊपर एक तार का सेमी सर्किल में हम तार गाड़ते जाते, हुक्स होते हैं, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जो है पन्नी बिछाते हैं, और उसके अंदर हम करेले या जो भी बेल वाली सब्जी है हम आसानी से कर सकते हैं अगर संभव है। और अपने यहाँ जो सरकार की MIDH स्कीम के अंदर पॉली हाउस की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो पॉली हाउस पर करीब 50% की सब्सिडी भी मिलती है, तो अगर पॉली हाउस में करते हैं तो और आप आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो भी बेल वाली सब्जी है, और अच्छा उत्पादन करके आप बेमौसम में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है और आप आसानी से करेले की खेती अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहू, आपसे जानना चाहेंगे कि खेती के काम में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं काम करती हैं, लेकिन कई बार कई तरह के यंत्र ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल करना उनके लिए आसान नहीं होता है। तो आज की तारीख में क्या इस दिशा में भी कुछ कार्य हुए हैं? महिलाओं से जुड़े हुए कुछ यंत्र ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं?
बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जी जी, अभी 50% अगर हम माने, 50% जो है वर्कफोर्स है, हम उनको दूर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आजकल कोई भी मशीन का जब संरचना होती है, उसमें हम ये ध्यान रखते हैं वो मशीन को चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जैसे जेंडर न्यूट्रलिटी की हम बात करते हैं, मतलब उसमें ये ध्यान रखा जाता है जैसे महिला भी उसको आसानी से चला सकते हैं। और रही इसके ऊपर एक संस्थान भी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक संस्थान है जो भुवनेश्वर में स्थित है, सीवा कहते हैं उसको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स इन एग्रीकल्चर। वहाँ तो जो रिसर्च वगैरह होता रहता है, पर हर संभाग में, हर इंस्टीट्यूट में महिलाओं के लिए जो यंत्र की जब विकसित किया जाता है, ये ध्यान रखा जाता है वो ज़्यादातर क्या होता है, जो आपकी हाथ पहुँचने का कितना दूरी होना चाहिए, आपकी पैर पहुँचने का कितना दूरी होना चाहिए। कोई भी मशीन हम जब उसका कंट्रोल सिस्टम की संरचना करते हैं, ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके लिए एक AICRP भी चल रहा है एर्गोनॉमिक्स के ऊपर। वो एर्गोनॉमिक्स का जो साइंस है, हम उसको मैन मशीन सिस्टम कहते हैं। मैन मशीन सिस्टम में आपकी भारतीय पॉपुलेशन जो है, भारतीय पॉपुलेशन का, उसका एक डाटाबेस हमारे पास उपलब्ध है। उस हिसाब से काम करने वाले महिलाएं, उनके हिसाब से वो मशीन का संरचना किया जाता है। पर उसमें भी विविधता है। जैसे अगर हम देखेंगे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लिए अगर जाते हैं, उनके जो हाइट वगैरह ये वगैरह में कई सारे परिवर्तन हैं, पर मशीन में इतना ही रखा जाता है जैसे हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल ऐसे कोई मशीन नहीं है जो महिलाएं नहीं चला सकते। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अनिल कुमार जी, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। अनिल जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। अनिल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जी जी पूछिए। मैं धान में जो खरपतवार को रिमूव करने के लिए, जी, धान के खरपतवार को निकालने के लिए कोई मशीन है? अभी आपने दिया है नाम, मैं भूल रहा हूँ। ठीक, मशीन का उपयोग। ठीक है। डॉक्टर साहू, बताएं हमें, धान में जो खरपतवार है उन्हें निकालने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ ये मशीन मिल सकती है इन्हें? अनिल कुमार जी, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं, दो तरीके का खेती होती है। एक तो आपकी पानी रहते हुए भी खेती होती है, और एक सूखे खेती जिसको हम DSR कहते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस की बात करते हैं। ठीक। अगर पानी रहता है, उसके लिए कोनोवीडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोनोवीडर से धान की खेती से खरपतवार निकालना बहुत आसान होती है। और DSR मेथड के लिए कई सारे वीडर्स उपलब्ध हैं, और वो आपकी स्वयंचालित हाथ से बना हुआ है, स्वयंचालित भी है, और आपकी पावर टिलर ऑपरेटेड है, आपकी ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। कई सारे वीडर्स उसके लिए उपलब्ध है। और आपको वहाँ पर जो भी नज़दीकी आपकी कोई जो कृषि विभाग है, वहाँ पर अगर इंजीनियर्स है, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडर्स तो आपकी मिल जाएगी, और ख़रीदने के लिए भी मिल जाएगी। उसके लिए सब्सिडी भी है, 50% तक सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। आप वीडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार निकालने के लिए कई सारे मशीन है बाजार में। बिल्कुल। तो अनिल जी, बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, बहुत तरह की मशीनें भी है और सब्सिडी भी है, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए जो सवाल आया है उसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। MM नारंग जी ने दिल्ली से सवाल भेजा। ये कहते हैं कि इन्होंने अपने छत पर कई पौधे लगाए हैं। करेले का बीज इन्होंने 2 हफ्ते पहले डाला था, लेकिन अंकुरण नहीं हो रहा है। कई बार कोशिश की, अंकुरण नहीं हो रहा है, तो क्या गलत हुआ होगा, जानना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में जब शहरी एरिया है, अर्बन क्षेत्र है, और इसमें टेरेस गार्डनिंग का बहुत अच्छा स्कोप भी है, लोग कर भी रहे हैं यहाँ पे। जी जी। इसमें आपने ध्यान देना है, मैंने पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो किसान भाई या जो भी दिल्ली शहर में रहने वाले हैं, दुकानदार के पास जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि बीज रखना कहाँ होता है। तो बहुत सारे मैंने देखा है कि ट्रांसपेरेंट छोटे छोटे पैकेट्स में, ट्रांसपेरेंट पन्नियों में बीज बेचते हैं। अच्छा। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो बीज ट्रांसपेरेंट पन्नी में होते हैं, तो क्योंकि वो सनलाइट के या रोशनी के संपर्क में आते हैं और मॉइस्चर होता है, तो जर्मिनेशन की क्रिया अंदर अंदर स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। तो बीज हमेशा हम जो बंद डब्बे होते हैं और जो अंधेरे वाले डब्बे होते हैं उसमें रखते हैं, कूल एंड ड्राई प्लेस पे। तो उससे क्या होता है कि
जो बीज तो मिल जाता है, लेकिन आप लगाते हैं उसके बाद जर्मिनेशन नहीं होता। पहले हमने चर्चा किया था कि एक तो बीज बहुत अच्छे जगह से ले जो कि उसकी जवाबदेही दे सके कि बीज अच्छा नहीं है तो हम उसकी जवाबदेही ले सकते हैं, तो ऐसे जगह से लीजिए। और बीज लगाने से पूर्व आपने क्या करना है कि अगर बीज अगले दिन लगाना है, अब बीज अच्छे जगह से आपने लाया है तो उसको पानी में भिगोकर उसको छोड़ दें, क्योंकि जो खासकर हम करेले की बात करते हैं उसका सीड कोट बहुत हार्ड होता है, तो हमें एक दिन फुलाना पड़ता है। अगले दिन जो है उसकी आप शाम के समय सोइंग कर दें तो निश्चित तौर पर अच्छे जगह से बीज है तो जर्मिनेशन होगा और जमेगा भी। जी, बीजोपचार क्या इसके लिए भी करना जरूरी है अगर छत पे भी उगा रहे हैं? कोई भी आप सब्जी या अनाज वाली फसलें हैं, कोई भी फसलें हैं, जैसे हम बच्चों को टीका लगाते हैं उसी तरह से हमने जो भी बीज है उसका उपचार करना जरूरी होता है, जो कि आगे भविष्य में चलकर किसी भी प्रकार की फफूंदनाशी भूमि जनित या बीज जनित बीमारी है उससे बच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो MM नारंग जी, उम्मीद है आगे आप जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप बिजाई करने जा रहे हों। आगे बढ़ते अगले कॉलर का रुख करते हैं। किशन चौधरी जी हिसार हरियाणा से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। किशन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो किशन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी किशन जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ मैम, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अपना लौकी तो छत पे इस पे गमले में लगा सकते हैं क्या? अच्छा, लौकी लगाना चाहते हैं छत के गमले में? हाँ जी, गमले में। ठीक है, डॉक्टर राकेश बताएं। जी, खासकर देखिए गर्मी में तो हम अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बारिश के मौसम में जो ये जो हम लौकी की बात करते हैं, करेले की बात करते हैं या तोरी की बात करते हैं, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, आप उसके लिए प्रॉपर वे में जो एक तो जो गमले का साइज है हम खासकर जो बेल वाली सब्जी उसका बड़ा रखेंगे। आमतौर पर जो 12 इंच और 14 इंच का गमले रखते हैं, लेकिन इसमें हम कम से कम 24 इंच का गमले रखेंगे। आजकल ड्रम है, ड्रमों में भी हम आसानी से, जैसे 200 लीटर की ड्रम आती है, आप उसको 2 भाग में बांट देते हैं, 2 हमारा अच्छा पॉट्स बन जाता है। और उसमें ये जरूरी है कि आपने जो पॉट मिक्सचर बनाना है उसका ध्यान रखना है कि जो पॉट मिक्सचर बनाए, क्योंकि हम छत पे ज़्यादा मिट्टी डाल के भारी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इधर उधर करने में परेशानी होगी और उसका लोड भी छत पर पड़ता है। तो ये ध्यान देंगे, पॉट मिक्सचर का स्पेशल ध्यान देना होता है कि उसमें कोकोपीट एक हिस्सा रखना, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा जो फर्टाइल सॉइल जो उपजाऊ मिट्टी है, इसके मिश्रण को भर के अगर हम उसको करते हो तो आसानी से हम गमलों में भी घिया तोरी या जो भी आप करेला लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ख्याल रखें कि छत के पे जो लगाते हैं उस पे आप गमले से सीधे उसको मचान सिस्टम में ले जाए, छत पे डायरेक्ट आप ज़मीन के सतह पर नहीं, क्योंकि छत निश्चित तौर पर सीमेंटेड होते हैं और जब थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो हीट होता है, जिससे आपका पौधा खराब हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि बड़े गमले में लगाना है और साथ ही साथ पॉट मिक्सचर का भी ख्याल रखना है, और उसके लिए मचान में करते हैं तो आसानी से हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किशन जी, जाना आपने कि आप छत पर आसानी से लौकी की खेती कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और ख़ासतौर पे कब करें ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो उचित समय की बात हो रही है, डॉक्टर राकेश आपसे जानना चाहेंगे, तो ये जो बेल वाली सब्जियां हैं इनकी बुआई आगे अब कब तक कर सकते हैं किसान? कितना समय बचा है उनके पास? जी, जो खासकर हम जायद मौसम या गर्मी के मौसम की बात करते हैं तो ये जो सब्जियों का बुआई का समय है, अभी हम फरवरी और मार्च के एंड तक हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि लोग वेट करते हैं कि सरसों कटने के बाद हम उसको लगाएंगे, लेकिन इसके लिए किसान को पहले से प्रिपरेशन ये करना होता है कि हमने उसकी पौध को, जो पौध है, हम खासकर दिसंबर के महीने में जब सर्दी का मौसम होता है तो उसको प्रो ट्रे में, आजकल प्रो ट्रे आ रहे हैं, उसमें प्रो ट्रे के अंदर उसमें आप पौध तैयार कर सकते हैं। नहीं तो ये जो थैली भी आती है 10 से 15 सेंटीमीटर की काले रंग की थैली भी आती है, जिसमें आप उसके मिक्सचर को भर के और सीड की सोइंग कर सकते हैं, और उसको प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के अंदर हम पॉली टनल के अंदर उसकी पौध तैयार कर लेते हैं। जब हमारा फसल जो कट जाता है, अभी जो हार्वेस्टिंग हो जाएगी सरसों की, तो उसमें हम लगाएंगे तो क्या होता है कि हमारा जो है 1.5 से 2 महीने की ऑलरेडी जो क्रॉप है वो ट्रे के अंदर या पॉली बैग्स में तैयार हो जाते हैं, जिससे वो लगाने के बाद नेक्स्ट मंथ में उनको फ्रूटिंग हो जाती है। यानी अच्छे समय पर जो है हम तो टाइमिंग भी मेंटेन कर लेते हैं, साथ ही साथ हम क्रॉप का शेड्यूल भी मेंटेन हो जाता है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन सिंह जी शाजापुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अर्जुन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सुन रहा हूँ मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसे बेलदार सब्जियां जो रहती है मैम जी,
उनमें मैम अभी जो मौसम चल रहा है इस हिसाब से थोड़ी सी महुए की और इनकी शिकायत बनी हुई है, मतलब कीट की, जैसे थिप्स है बारीक बारीक कीट की। तो मैं थोड़ा सा क्या है कि टीवी पे सुन लूँ मैम, आप विस्तार से डॉक्टर साहब से बोल दिए कि विस्तार से बता दें। जी जरूर, बिल्कुल, आइए जानते हैं, डॉक्टर राकेश बताएं। जी बहुत अच्छा आपका सवाल है। और आमतौर पर किसान, जैसे अभी मौसम कभी क्या होता है, बादल जब होता है तो जो बारीक, जो आप माहू की अटैक बोल रहे हैं, बहुत बारीक कीट की बोल रहे हैं, इसके लिए हमें मौसम चेंज होता है वैसे ही अटैक होता है। तो इसके लिए अब किसान भाई को क्या करना चाहिए कि इमिडाक्लोरोप्रिड एक नामक दवाई आती है जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, उसका 1 ml 3 लीटर पानी में आप स्प्रे करते हैं तो आसानी से हम उन कीटों से कंट्रोल भी कर सकते हैं और उससे निजात भी पा सकते हैं। और क्योंकि गर्मी का मौसम है तो खासकर जैसे हम भिंडी की बात करते हैं, भिंडी ऐसे क्रॉप है, या हम कुछ बेल वाली सब्जियां भी है जिसमें माइट्स का भी प्रकोप होता है। तो ऐसी अवस्था में हम जो ओमाइट या प्रोपरजाइट की नाम दवा आती है उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से करते हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ध्यान देना है बहुत जरूरी, क्योंकि जो कीट और इंसेक्ट आते हैं ये ज़्यादातर वीड्स की ज़्यादा अगर संख्या होती है आपके खेत में, उसमें ज़्यादा होती है। तो आप ध्यान रखें कि जहाँ पे भी हम बेल वाली सब्जियों की खेती करते हैं वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। जो भी वीड्स है समय समय पे निकालते रहिए, जिससे हमारे खेत में जो भी हमारे, जो आप बता रहे थे थ्रिप्स और जो, क्योंकि सारे जो कीट और बीमारियों के जो स्पोर्स है या कीटाणु के जो भी हमारे है वो मिट्टी के पास में ही रहते हैं, जो कि आपके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना और साफ सफाई रखना है। बिल्कुल अर्जुन जी, उम्मीद है ज़रूर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो कीट है, बीमारियां हैं, उससे आपकी फसल जो है उससे बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। बातचीत हमारी इसी तरह से जारी रहेगी कार्यक्रम के दौरान, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कृषि में हाईटेक मशीनरी के उपयोग के बारे में और बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहू, आपसे जानना चाहेंगे कि हाईटेक मशीनरी की जहाँ तक बात है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार अनुसंधान की ज़रूरत है। समय के साथ साथ मांग भी अलग अलग बदलती जाती है, चाहे वो कृषि क्षेत्र की ही बात क्यों ना करें। तो किस तरह के अनुसंधान अभी चल रहे हैं? ये अभी जैसे हाईटेक मशीनरी की बात हो रही है जी, रोबोट के नाम किसान भाई आप लोगों ने सुना होगा जी। एग्री रोबोट और कृषि रोबोट के बारे में अगर आप लोग कुछ आपको जानकारी चाहिए, हम उसके लिए आपको बताते हैं। उसके ऊपर अभी अनुसंधान कार्य चल रहा है जी। और कृषि रोबोट में अभी तो फिलहाल यही है, रिमोट के जरिए रोबोट को कंट्रोल किया जाता है और कई सारे काम कृषि रोबोट के जरिए अभी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, एक समय आएगा तो ये रिमोट को भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको सिर्फ प्रोग्रामिंग करके अगर खेत में छोड़ दिया जाए वो अपना काम करके फिर वापस आ जाएगा। इसी के ऊपर अभी अनुसंधान चल रहा है। और रही कटाई से लेकर के बुवाई तक अभी रोबोट हर चीज़ में काम कर रहा है। तो एक तो जो दूरदर्शन की टीम एक बार हमारे संभाग में आए थे, कह रहे थे क्या उसके ऊपर एक प्रोग्राम हो सकता है, किसान बना रोबोट बना किसान जी। तो ये जो चीज़ें हैं आगे के लिए अनुसंधान की हमारी यही सोच है, जो किसान किनारे बैठे रहे और उसके लिए रोबोट जा करके सभी काम
करके वापस आ जाए और उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल, तो रोबोट ये विषय ही ऐसा है जो बहुत ही उत्सुकता जगाने वाला है, लेकिन वाकई जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर साहू, लगता नहीं है कि वो दिन ज़्यादा दूर है और इस पर लगातार अनुसंधान चल भी रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भेजा है जितेंद्र जी ने उत्तर प्रदेश से। ये कहते हैं कि इन्होंने जो करेला लगाया है वो करेला पौधे में रुक नहीं रहा है बल्कि गिर जा रहा है बार बार, तो फल गिरने की समस्या आ रही है। डॉक्टर राकेश, क्या किया जाए इसमें? फल गिरने का बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो हम जो भी फूल से फल गिरते हैं उसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे आपने देखा होगा कि 34-35 डिग्री टेम्परेचर हुआ था और अचानक से बारिश हो गई और ठंडी हो गई, तो वो उस अवस्था में भी जो फूल से फल छोटे अवस्था में बनते हैं वो गिरने की समस्या होती है। दूसरी होता है पैकेज एंड प्रैक्टिसेज। आप अगर सही से पानी बहुत सुखा के दे रहे हैं, अचानक पानी देते हैं तो पौधों में तनाव आता है जिससे फल गिर पड़ते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा होती है, जो ये देखने को मिल रहा है, वो है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। क्योंकि जमीन में क्या होता है, हम टेस्ट नहीं कराते हैं, तो ये जरूरी है किसान भाई अपने जमीन को कोई भी फसल लेते हैं उसके हार्वेस्टिंग के बाद एक बार मिट्टी की जाँच जरूर कराएं। जांच कराने के पश्चात जो भी रिकमेंडेशंस है, जो भी उसमें सूक्ष्म तत्व या जो मेजर तत्व है उसकी कमी है उसकी पूर्ति करें। और ये जो फल से फूल बन के झड़ने वाली समस्या है, इसमें बोरान की डिफिशियंसी ज़्यादा देखी जाती है। तो आप बोरान का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका हो सकता है। साथ ही साथ कुछ हार्मोनल इनबैलेंस भी होते हैं। अगर हम नेफ्थलिन एस्टिक एसिड का अगर 1 ml 4 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो हम निश्चित तौर पे जो फल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण भी किसानों के सामने कई तरह की चुनौतियाँ आ रही है। क्या कृषि यंत्र इसका समाधान हो सकते हैं? बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज के जरिए अगर कोई चीज काम जल्दी करना है, यंत्र के अलावा तो और कोई काम नहीं हो सकती जी। तो क्लाइमेट चेंज के जरिए जो आपकी कई सारे जो परेशानियां आती हैं, जैसे पहले पक जाना और उसके बाद आपकी गिर जाना, जैसे धान वगैरह, गेहूं वगैरह वो नीचे गिर जाता है, उसको उठा करके अच्छी तरीके से हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर वगैरह का भी उपलब्धता है। और जल्दी करने के लिए तो यंत्र की आवश्यकता है ही। तो क्लाइमेट चेंज को हम रोक तो नहीं सकते, पर उसके साथ तालमेल बिठा के काम करने के लिए कृषि यंत्र की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। कोविड के टाइम में आपकी पूरे दुनिया ठप हो गई, पर आपकी कोई गाड़ी वगैरह किसी को परमिट नहीं थी चलने के लिए जी। पर कृषि यंत्र, ट्रैक्टर वगैरह एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिला से दूसरे जिले जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। भारत सरकार का आदेश था, क्योंकि कृषि कार्य उसी के वजह से कृषि कार्य का रुकावट ना बने और हमारे जो जरूरत थी, खाद्यान्न की जो जरूरत थी, इतना महामारी होने के बावजूद भी खाद्यान्न की आपूर्ति हो पाई, उसके लिए कुछ हद तक कृषि यंत्र का योगदान रहा है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए कृषि यंत्र बेहद ज़रूरी है और इसके इस्तेमाल के लिए सरकार कई तरह की सब्सिडी भी देती है, तो उसका भी आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब बेल वाली सब्जियों के बारे में अच्छी उपज हासिल करने के लिए कई नुस्खे आपने बताए। अब बात आती है कटाई की, तो किस समय कटाई करनी चाहिए, जो तुड़ाई है कैसे जाने की पहले सब्जी तैयार है और इसके साथ ही उसके बाद बाजार में अच्छे भाव मिले, इसके लिए कुछ खास टिप्स आप देना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के समय में भारतवर्ष में जितने किसान भाई हैं यहीं आके चूक जाते हैं। सारी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार और बेचने की बात होती है तो उसमें किसान भाई को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई को सबसे पहले ये जरूरी है कि जैसा बाजार का डिमांड है, जैसा मांग है, उसके हिसाब से किसान भाई को कदम से कदम मिला के चलना होगा। इसके लिए किसान भाई, जो हम सब्जियों की तुड़ाई की बात करते हैं, तो तुड़ाई हमेशा शाम के समय करें। तुड़ाई करने के पश्चात जो भी सब्जियां हैं, क्योंकि ये देखने को मिलता है कि अगर आपने 100 अगर लौकी ले जाते हैं बाजार में, अगर उसमें उस पैकिंग में 2 घिया भी अगर खराब लौकी दिखाई देती है तो बाजार में आपका उसको दाम कम कर दिया जाता है। तो एक तो छटाई वगैरह बहुत प्रॉपर वे में करके ले जाए, जिससे कि साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त जो सब्जियां हैं, जो दिखने में अच्छा लगे, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, ऐसे सब्जियों को किसान भाई ज्यादा खरीदते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आज के समय में मार्केटिंग पे भी किसान भाई को ध्यान देना होगा। और खासकर जो हम
जो बेलदार सब्जियां है ये किसान भाई ध्यान दें कि अगर ऑफ सीजन में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा और हम बाजार का सही से अगर हम उसका नियंत्रण करते हैं तो हम अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, और बेलदार सब्जियों में खीरा उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जिसका पॉली हाउस में खेती करते हैं अगर किसान तो बहुत लाभ उनको मिल जाता है। चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर साहू आपसे जानना चाहेंगे कि फार्म मैकेनाइजेशन को लेकर एक बड़ा लक्ष्य रखा है सरकार ने, कैसे इसे प्राप्त किया जाएगा और अगर आप किसानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे इसे अपनाने के लिए। अभी जो आपके तुड़ाई की बात हो रही थी जी। हम उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे क्योंकि किसान जो है उसके पास अगर छोटा जोत है कम मात्रा में वो एक दिन में कम मात्रा में होता है, उसके लिए पूसा संस्थान के तरफ से पूसा फार्म सनफ्रिज वो बनाया गया है। वो संरचना ऐसे हैं उसमें 2 टन तक आप कोई भी सब्जी और ये वगैरह उसमें रख सकते हैं और जैसे आपकी एक मात्रा में हो जाए उसको लेकर के मार्केट में अगर आप बेचेंगे, जो मार्केटेबल क्वांटिटी अगर हम कहते हैं उसको अगर बेचेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा। ठीक है। और रही तो ऐसे बहुत से विकल्प किसानों के पास मौजूद है। अगर चुनौती आपके सामने है तो उसका हल भी कृषि यंत्रों के रूप में आपके पास है। डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू और डॉक्टर राकेश कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी हमें कार्यक्रम में। जी हाँ, तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप कृषि यंत्रों का इस्तेमाल खेती में कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल वाली सब्जियों की खेती कैसे करें। आगे बढ़ते हैं और अगला विषय आपको हेलो किसान कार्यक्रम का बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा बसंतकालीन गन्ने की बुआई एवं किस्में। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बातचीत होगी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल ईमेल के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,